नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं इस चुनावी जंग का सबसे बड़ा मैदान बनने वाला राज्य उत्तर प्रदेश में राजनीति पारा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में यूपी के जिस सीट पर लोगों की अभी से सबसे ज्यादा नजर है, मैनपुरी उनमें से एक है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी से खुद डिंपल यादव चुनाव मैदान में है। वहीं चर्चा है कि भाजपा यहां से मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव को ही चुनावी कमान थमा सकती है। ये तो बीजेपी का पार्टी का विषय है, मैं समझती हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है मैनपुरी सीट के चुनाव लड़ने के। राहुल गांधी के बयान पे राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। उन्होंने बयान दिया था, उसको नारी शक्ति से जोड़ के प्रधानमंत्री मोदी इसका एडवांटेज उठा रहे हैं। कैसे देखती है समाजवादी पार्टी इस तरह की राजनीति को लेकर? मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है हम सभी जानते हैं। रोज 6 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, शारीरिक पीड़न हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप निकालेंगे, मैं आपसे कहना चाहूंगी कल आप छापे भी एनसीआरबी के आंकड़े कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ रहा है और लगभग 50% महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। आपके साथ तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह मुद्दों से भटकाने का काम ये सरकार कर रही है मीडिया के माध्यम से। मैम, अदिति आपके साथ में दिखाई पड़ रही है, चुनाव प्रचार करती है, लगातार विदेश में पढ़ाई भी कर रही है। अब माना जाए कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की तीसरी पीढ़ी राजनीति की शुरुआत है। मैं समझती हूँ सभी को सभी तरह के एक्सपीरियंस लेने चाहिए लाइफ में, और अगर बच्चे छुट्टी में घर आए हुए हैं तो उनको देखना चाहिए कि किस तरह का चुनावी उत्सव जो है वो देखना चाहिए, तो इसलिए वो साथ में थी। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस तरह बाबा रामदेव जी अपने एड्स निकाल के प्रदेश और देश की जनता को जो अपने आर्ट्स के माध्यम से कुछ बातें कह रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि बताना चाहिए कि या क्या ये बातें सच्ची हैं या नहीं है। प्रोफेसर राम गोपाल का कहना है कि इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 40 सीट के लगभग हम जीतने जा रहे हैं। तो क्या 40 सीट में आप पहले से ही हार स्वीकार तो चाहते हैं कि 80 हराओ और नौकरी पाओ, 80 हराओ महिला सुरक्षा पाओ, 80 हराओ और खाद में बोरी बंद करो। तो मैं समझती हूँ कि 80 की 80 सीटों पे मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला कर रही है, जिसमें से इंडिया गठबंधन की 17 सीटें भी इंक्लूडेड हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, कह रहे हैं कि सीट बंटवारे में ये बिहार का मामला है, तो आप इधर से पूछिए। पूर्व सांसद तेज प्रताप मैनपुरी के सांसद रहे हैं, उनकी अच्छी पकड़ है मैदान पे, वो लगातार मैदान में नहीं दिख रहे हैं प्रचार के दौरान। क्या नाराजगी है घर में या कोई और बात? आपको हमारे पार्टी के इतने सारे नेता नजर आ रहे हैं और कोई नाराजगी नहीं है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वायरल हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी वायरल हुआ था। तो इस तरह की खबरें भ्रमित करने वाली मुझे लगता है मीडिया को नहीं सपा से आप प्रत्याशी हैं, गृहिणी भी हैं, दोनों कैसे मैनेज करती हैं राजनीति में भी आ रही? चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं देखिए वर्तमान राजनीति में धर्मों का काफी जोर चल रहा है। धर्मों को राजनीति में लाना आप किस तरह से देखती है? समाजवादी पार्टी का किस तरह का स्टैंड है? मैं चाहती हूँ कि अगर आपको वाकई में धर्मों को राजनीति में लाना है, या आप चाहते हैं कि लोग उठें जहाँ पे वो अभी हैं स्तर से, तो आप अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य अगर आप लोगों को दे देंगे तो धर्म का मार्ग भी जान जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है वो भी जानकारी हासिल करेंगे। धार्मिक व्यक्ति का राजनीतिक कुर्सी में बैठ के राजनीति करना आप किस तरह से देखती हैं? मैं समझती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या धार्मिक नहीं है? क्या हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी धार्मिक नहीं थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी धार्मिक संस्थान या किसी मठ के नहीं थे, सदस्य नहीं है, ना ही। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि धार्मिक नहीं, क्या आप लोग धार्मिक नहीं है? हम सभी धार्मिक हैं, और धार्मिक धर्म का असली मतलब होता है कि आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। पेशे से नाई का काम करने वाले साजिद ने जिस तरह बदायूं 2 बच्चों आयुष और आहान का कत्ल किया, उससे हर कोई हैरान है। पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर साजिद का एनकाउंटर कर दिया और उसके भाई जावेद की तलाश जारी है।
जो इस हत्याकांड में शामिल था। इस बीच परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें जावेद का भी नाम शामिल है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि साजिद के साथ जावेद भी घर आया था। साजिद ने बच्चों की मां संगीता से 5,000 रुपए की ये कहते हुए मांग की थी कि पत्नी की डिलीवरी होनी है। संगीता ने पति से पूछकर रकम भी दे दी थी। क्या हालत है, पुलिस की क्या तैयारियां हैं, क्या कैसे सतर्कता बरती जाएगी? कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। शहर में भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जनपद में भी हर जगह स्थिति सामान्य है। पुलिस की तैयारियां हैं, अब डिप्लॉयमेंट हर जगह कर दिया गया है, सतर्क निगाह रखे हुए हैं हम लोग, और सोशल मीडिया पे भी हमारी निगाह है, और कहीं से किसी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। क्या घटना हुई थी सर कल? क्योंकि दो बच्चों की एक सेकंड आप लोग लेना, हम अलग अलग नहीं ले पाएंगे। सर लाइव सर क्या घटना हुई थी कल सर क्या घटना हुई थी कल सर? कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहाँ उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी, और वहाँ से फिर नीचे निकल के आया, और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला, और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है, और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर परिवार बता रहे कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारजनों के द्वारा एफआईआर जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं, और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है? क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे। तो उन्होंने जो एफआईआर में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है, उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है, और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उस आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। पुरानी रंजिश के बारे में पता लगा हो अब तक? पुरानी रंजिश अभी तक पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा शहर में मंगलवार रात तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। टीएमसी के दिनहाटा विधायक और उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा और कूच बिहार लोकसभा सदस्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने स्वीकार किया कि वे झड़प के दौरान मौजूद थे। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते दशकों में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर के सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब हम एआई टेक्नोलॉजी से जुड़े एक नए युग में है, और आज दुनिया इस बात को मान के चलती है कि एआई मतलब इंडिया का अपर हैंड रहने वाला है। ये दुनिया मान के चल रही। अब हमारा काम है मौका नहीं छोड़ना है, और मैं काफी मदद ले रहा हूं ये एआई की आजकल, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे इलेक्शन कैंपेन में लैंग्वेज की सीमाएं आती है, तो मैं एआई की मदद से तमिल में भी मेरी बात पहुंचा रहा हूं, तेलुगु में पहुंचा रहा हूं, उड़िया में पहुंचा रहा हूं। तो आप जैसे नौजवान ये काम करते हैं तो मेरा भी काम हो जाता है। पहले मैं देख रहा था, कोई मुझे मिलता था तो एक जमाना था पहले ऑटोग्राफ मांगते थे, धीरे धीरे फोटोग्राफ मांगने लगे, अब सेल्फी मांगने लगे,
अब तीनों मांग रहे हैं, सेल्फी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। अब करे क्या? तो मैंने एआई वाली मदद ले ली। मैंने अपने नमो ऐप पर एक व्यवस्था खड़ी कर दी। अगर मैं यहां से गुजर रहा हूं और कहीं पर एक कोने पर आपका आधा चेहरा भी आ गया तो एआई की मदद से आप निकाल सकते हैं मोदी के साथ मैं खड़ा हूं। आप लोग नमो ऐप पर जाएंगे तो फोटो बूथ है, वहां से आपको फोटो मिल जाएगी आपकी। भाजपा सांसद वरुण गांधी व सपा छोड़कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। वरुण के पास सपा से चुनाव लड़ने के प्रश्न पर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बारे में हमारा संगठन तय करेगा। दूसरी पार्टी का मैं क्या जानूं, किसकी टिकट मिल रही है, किसकी कट रही है। हमारा संगठन तय करेगा कि क्या निर्णय लेना उसमें। मोदी कैबिनेट से भारत ने इस्तीफा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं क्या? पूरे देश की जनता के साथ अन्याय हुआ है। भारत के परिवार जितने भी उनके साथ अन्याय किया भारतीय जनता पार्टी ने। पहली सर संयुक्त रैली कब होगी सर आपकी? आपको जानकारी दे दी जाएगी। वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी में। दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को भारतीय खेलों से बाहर करने के लिए कुछ करने की अपील की है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने मंगलवार को विवादों में घिरे कुश्ती महासंघ को फिर से अधिकार मिलने पर विरोध जताया है। कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा से सांसद रहे कमलनाथ और उनकी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को लेकर भी इशारों में उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हवाई जहाज वाले लोग बीजेपी में आना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। छिंदवाड़ा प्रदेश का बहुत ही आदिवासी बहुल और पिछड़ा क्षेत्र रहा। इस विकास की बहुत संभावना है, पर एक ही परिवार लगातार यहाँ पर जीत कर तो जाता, पर छिंदवाड़ा का जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो पाया। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इस माटी के लाल को नेतृत्व मिले। और आज हमने चुनाव का शंखनाद किया है। भाई बंटी साहू के समर्थन में आज सभा ली। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वाले लोग बहुत आ रहे थे, पर हमने उनके लिए दरवाजे बंद रखे। और आज आपने देखा गरीब आदिवासी हमारा पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आज हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की गरीबी दूर करने की योजनाएं चलाकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। और आने वाले 5 वर्ष में जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे विश्वास है कि गरीब शब्द भारत की डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। इस 5 वर्ष में इतनी योजनाएं गरीबों के लिए लाएंगे कि गरीब शब्द ही भारत के डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। और इसलिए हमने यहाँ पर आह्वान किया है कि क्षेत्र के विकास के लिए, आदिवासी भाइयों के विकास के लिए, आदिवासी भाइयों के गरीबी दूर करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को आशीर्वाद दे। मुझे उम्मीद है कि इस बार छिंदवाड़ा में यहीं की माटी के लाल की जीत होगी और सब मोदी जी के हाथ में मजबूत। कोई बड़े नेता संपर्क में है अभी कांग्रेस के? आप 3 दिन के लिए छिंदवाड़ा में हैं। देखिए, कुछ बातें राज की होती है, उसको राज ही रहने दो। वैसे सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि पीएम मोदी गंगा की सफाई करने निकले थे, कांग्रेस की सफाई अभियान में जुट गए।
अब देखिए ऐसा है कि सफाई किसकी हो रही है ये आप सब देख रहे हैं। जिन नेता का नाम लिया वो खुद भी आ रहे थे, जय श्री राम बोलने लगे तो भी सोच रहे थे कि मैं इधर आ जाऊं और चुनाव लड़ लूं। तो हमने ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लायक नहीं है उनके लिए दरवाजे बंद हैं, बाकी सबके लिए दरवाजे खुले। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ अक्सर अपने गीतों और बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। वे अक्सर भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में अश्लील गीत गाने वाले गायकों की आलोचना करती हैं। नेहा ने अश्लील गीत गाने वाले गायकों के बारे में बात की, साथ ही ये मुद्दा भी उठाया कि कैसे अश्लील गीत गाने वाले लोग राजनीति और संसद में बैठे हुए हैं। तो ये मेरी लड़ाई जारी है, उन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई जारी है जो भोजपुरी में लहंगा उठा दे रिमोट से गा करके आज संसद में बैठे हुए हैं। फटाफट खोल के दिखाओ गाने वाले लोग जो है आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी जैसे गाने वाले को जब टिकट दिया जाता है कि भोजपुरी भाषा को बहुत बदनाम किया लोगों ने। अब संसद को कोई ऑर्केस्ट्रा और डीजे नहीं बनाना है, वो संसद है, वो बहुत सम्मानित जगह है। भोजपुरी की बर्बादी में जितना हाथ मनोज तिवारी का, रवि किशन का, निरहुआ का और भी बहुत सारे लोग हैं उनका है, उतना ही रोल मैं भाजपा का भी मानती हूँ। भाजपा ने भोजपुरी को बर्बाद करने की जो है वो सुपारी ले रखी है। आजकल भोजपुरी में आप गीत सुनती होंगी, बहुत वल्गर और बहुत अश्लील गीत बजते हैं। तो मैंने उसके खिलाफ ये आंदोलन छेड़ रखा है। मुझे ये भी पता है कि इस आंदोलन में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कई बार मैंने अपने कई लोगों को बोला कि आओ आप मेरे साथ इस आंदोलन से जुड़ो, लेकिन सबने बस इस बात से कन्नी काट ली कि नहीं, मुझे फलाना भैया के साथ डुएट करना है, गाना है। थोड़ा सा अश्लील नहीं गाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा, थोड़ा सा वल्गर नहीं गाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा। तो ये मेरी लड़ाई जारी है, उन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई जारी है जो भोजपुरी में लहंगा उठा दे रिमोट से गा करके आज संसद में बैठे हुए हैं। फटाफट खोल के दिखाओ गाने वाले लोग जो है आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। वो लोग जो लहरिया लूटा ए राजा और गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी जैसे गाने वाले को जब टिकट दिया जाता है तो मेरी लड़ाई जो है थोड़ी सी और मेरी आवाज और थोड़ी सी और मेरा सवाल जो है और तीखा हो जाता है। और बहुत जरूरी ये सवाल है इलेक्शन के टाइम पे, इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा होगा बीजेपी ने पवन सिंह जी को टिकट दिया था आसनसोल से। तो मुझे लगता है कि भाजपा भी जो है वो ऐसे गंदे गायकों को प्रमोट कर रही है, भाषा को अपमानित करने वाले लोगों को वो टिकट देकर के सम्मानित कर रही है। यही सारी चीजें, यही मेरी भोजपुरी को लेकर के मेरी लड़ाई है कि भोजपुरी भाषा को बहुत बदनाम किया लोगों ने। अब संसद को कोई ऑर्केस्ट्रा और डीजे नहीं बनाना है, वो संसद है, वो बहुत सम्मानित जगह है, वो कोई स्टेज शो का वो ऑर्केस्ट्रा नहीं है और वो डीजे और फलाना ढिमकाना जो चीजें होती हैं वो नहीं है। तो जैसा कि भी एक्टर्स हैं वो सब बीजेपी का हिस्सा हैं, तो आपको लगता है कि वो भोजपुरी को गंदा या मतलब गलत बना रहे हैं और वो सारे फिर बीजेपी का ही हिस्सा हैं? एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रही हूँ कि मेरा सवाल सिर्फ पर्टिकुलर मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन जी से ही नहीं है, मेरा सवाल भाजपा से भी है। भोजपुरी की बर्बादी में जितना हाथ मनोज तिवारी का, रवि किशन का, निरहुआ का और भी बहुत सारे लोग हैं उनका है, उतना ही रोल मैं भाजपा का भी मानती हूँ। और मैंने कई बार ये चीज कहा है कि मुझे तो कई बार लगता है कि भाजपा ने भोजपुरी को बर्बाद करने की जो है वो सुपारी ले रखी है। कोई भी भाषा जिसमें बहुत सुंदर गीत बन सकते थे, अगर मैं खासतौर से भोजपुरी की बात करूं तो रोजगार के गीत बन सकते थे, महंगाई के गीत बन सकते थे, महिलाओं की शिक्षा के गीत बन सकते थे, किसानों मजदूरों के गीत बन सकते थे। उन गीतों में सिर्फ लहंगा, चोली, ढोड़ी, पेटीकोट और महिलाओं को अपमानित करने वाले ही गीत बने। और ऐसे लोगों को जब भाजपा टिकट देती है तो मेरा सवाल भाजपा से भी है कि भाई मुझे तो यही लग रहा है कि आप जो है भोजपुरी को बर्बाद करना चाहते हैं। आप खुद भी शामिल हैं कि जो जितना गंदा गाएगा उसको हम उतना जल्दी जल्दी टिकट बांटेंगे। तो ये सवाल मेरा भाजपा से भी है। बतौर भोजपुरी भाषी और भोजपुरी भाषा के प्रति सजग और एक संवेदनशील क्या बोलेंगे भोजपुरी भाषी होने के नाते मुझे लगता है ये सवाल भाजपा से भी होनी चाहिए। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन भी सुनने में आ रहा है कि क्या आप कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलेगा आपको, ऐसा कुछ? देखिए, ये मुझे नहीं पता है कि कांग्रेस की तरफ से मुझे टिकट मिलेगा या नहीं, और न मैं उस पर बहुत ज्यादा जो है एकदम हहुआई हुई हूँ। सच बात यह है कि मुझे मीडिया के थ्रू ही पता चला है।
कि मेरे को कांग्रेस से टिकट मिल रहा है मनोज तिवारी के खिलाफ। मुझे अच्छा सा लग रहा है, सकारात्मक कारणों की वजह से मैं चर्चा में हूँ, आप भी मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, पर मीडिया के थ्रू ही मुझे पता चला है कि ऐसी मेरे बारे में खबरें चल रही हैं। अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में करती है कि वो 400 पार जाएगी एनडीए के साथ, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को ज्वाइन अगर टिकट मिलता है तो आप कांग्रेस का ही टिकट लेना चाहेंगे या बीजेपी का भी? नहीं, मैंने कहा तो कि कोई भी पार्टी, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे बारे में विचार किया जा रहा है। मैं जहां से आती हूं, मैं एक साधारण किसान परिवार के घर से आती हूं, गांव देहात की लड़की हूं, बिहार के एक छोटे से गांव की लड़की हूं। तो मेरे बारे में अगर कोई पार्टी कंसिडर कर रही है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे को उस योग्य समझा जा रहा है। कोई भी पार्टी अगर मेरे बारे में ऐसा विचार करती है तो मैं जरूर विचार करूंगी कि आगे क्या किया जा सकता है। बाकी मुझे नहीं पता है कि कौन मेरे को टिकट दे रहा है, नहीं दे रहा है, पर मैं ये चीज जरूर बोल रही हूँ कि जो बात मैं गीत के माध्यम से अब तक कहती आई हूँ, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, शिक्षा की बात, महिलाओं की बात, मौका मिला तो वो बात हम संसद से भी जरूर कहना पसंद करेंगे। झारखंड की मांडू सीट से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये झटका माना जा रहा है। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद रहे। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि प्रकाश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को फायदा होगा। देश की राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहने और दिन भर तेज धूप निकलने से राजधानी में गर्मी तेजी से बढ़ने के आसार हैं। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस समय का सामान्य तापमान है। न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।